तो मार्क्स कम आ रहे हैं तो रो लेना चाहिए ना, मतलब दिल के अंदर का थोड़ा जो दर्द है, जो तकलीफ है वो निकल जाती है बाहर, ताकि वापस से नया आने में आसान रहता है। सही है गलत? नहीं नहीं, रोना नहीं चाहिए, पर इवेल्युएट करना चाहिए कि हाँ अभी गलती हो गई है, अब आगे से फिर नहीं रोना पड़े, इसलिए फिर पढ़ लेना चाहिए रोना। जय हिंद दोस्तों, अप्रैल 1 के एनडीए के नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म्स फिलअप हो रहे हैं। जैसे हम फॉर्म फिलअप करते हैं मन में तुरंत बातें चलने लगती है कि लगभग 100 डेज के आसपास बचे हुए हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए और किस तरह से इस एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है। मेरे साथ में हैं 4 होनहार बच्चे जिन्होंने 12th के दौरान ही अपनी प्रिपरेशन से एनडीए क्लियर किया है। मेरे साथ में राधिका, महक, आर्या और तनिष्क। बच्चों बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर। सबसे पहले हम लोग इन सभी बच्चों से हर एक से अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। एक्चुअली मेरा मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं था जितना मेरा जीएटी था, तो जो चीज स्ट्रांग है उसको मैंने थोड़ा साइड में रख के जो चीज वीक थी उस पर फोकस किया। तो हाँ, एज शी सेड 5 to 6 आवर्स तो मैथ्स के मतलब किए ही थे डोनेट उसको, ताकि उस पर थोड़ा फोकस जा सके और वेटेज के हिसाब से पढ़े, मतलब थोड़ा स्ट्रेटेजिकली पढ़े तो ज्यादा बेटर रहता है। जैसे कैलकुलस हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब का वेटेज काफी ज्यादा रहता है, और अगर इनको डेडिकेट होके इन पे पढ़े तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो इस वजह से मैंने टीचर्स की गाइडेंस लेके और पर जो सब सब्जेक्ट्स थे मैथमेटिक्स में उन पे फोकस किया था। सर मैं अभी तो जब ये लास्ट के डेज बचे थे, 1 मंथ बचा था, तो मैं टारगेट लेती थी कि एटलीस्ट 14 आवर्स या 10 आवर्स तो देना ही। यस सर, तभी जाके थोड़ा मैथ्स को अलग से 6 to 5 आवर्स मिल पाएंगे, क्योंकि मैथ्स लग रहा था कि अगर कहीं रुक सकता है तो मैथमेटिक्स में रुक सकता है, इस वजह से। तो अरे एक सच्चाई मतलब बता देते हैं कि कई बार बच्चों ऐसा लगता है कि सिर्फ कोचिंग ज्वाइन कर लो, फीस जमा कर दो, एनडीए निकल जाएगा। सच नहीं है ना? नहीं सर, बिल्कुल सच तो नहीं। क्या है फिर, सच क्या है बताओ? वो पढ़ाई तो मतलब खुद ही करनी होती है, टीचर्स का एक गाइडेंस होता है तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, मतलब वो एकदम सच बात है। पर सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने से और ये करने से नहीं होता है, पढ़ाई खुद ही को करनी होती है, आपको अलॉट करने पड़ते हैं। जैसे हमारा भी जैसे 11th के फाइनल एग्जाम्स हुए थे और हमारा बैच स्टार्ट हो गया था 25 मार्च से, तो 4 महीने हमारे पास थे ऑन एन एवरेज, और 2 घंटे हमारी मैथमेटिक्स की क्लास चलती थी और 2 घंटे उसके बाद सेल्फ स्टडी को टीचर्स ने बोला था, उसके बाद 1 घंटा अलग से सिर्फ मैथमेटिक्स को, तो इंक्लूसिव टू क्लास 5 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ना ही रहता है। और जिसके अंदर जो आप 2 घंटे जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो उसमें 100 क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस पर डे आप लगाओगे, तो वो एक आपका रिदम बन जाता है कि हाँ फिर इतना ही पेपर में भी करना है, तो मैथमेटिक्स फिर वैसे मैथमेटिक्स की बात करते हैं बर्णवाल से, तनिष्क से। मेरा तो ये था कि मैथ्स को क्वालिफाई करना है, बट पीवाईक्यू सॉल्व किए थे तो एक टाइप से पता चला था किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करके उसी को फोकस किया, ताकि पेपर में भी अगर ऐसा कुछ आए तो हम अच्छे से सॉल्व कर दें। तो आप चारों ही बताओ मुझे कि पीवाईक्यू कब लगाना चाहिए? सर लास्ट का जब मैंने पीवाईक्यूज लास्ट मंथ में ही स्टार्ट किए थे, क्योंकि तब तक सारा कोर्स खत्म हो गया था, तो पीवाईक्यू लगाने से कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हाँ जो क्वेश्चंस आए हैं एनडीए में वो बन रहे हैं हमसे। राधिका? यस सर, सेम 1 मंथ। तब तो तुम में से एयरफोर्स का कॉल किस किस का है? यस 3 लोग एयरफोर्स के लिए आए, राधिका आर्मी के लिए। तो मतलब ऐसा नहीं है, आपने तो आप बोल भले ही रहे हो कि मैथ्स क्वालिफाइंग रखा था, अच्छे मार्क्स आए होंगे तभी एयरफोर्स का कॉल आया है। हाँ सर। चलो तो अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के बाद में। मैथमेटिक्स में एक और चीज पूछ लेता हूं आप लोगों से कि सपोज हमने मैथमेटिक्स को डिवाइड कर दिया 5 पार्ट्स में, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आप में से ऐसा कोई बच्चा है जो पांचों को लेकर के चला हो, जो पांचों करके गया हो? नहीं सर, पांचों नहीं हो पाता है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसी पे काम कर सकते हो। अलजेब्रा है, कैलकुलस है, और वेटेज भी इनका ज्यादा होता है, तो फालतू में मतलब स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी ठीक है, क्वेश्चंस इजी आते हैं, पर इसका ही मतलब नहीं आप पांचों ही पढ़ के जाओ, क्योंकि 300 में से 300 तो लाने नहीं है। सर मेरा ऐसा ये स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी बड़ा सिंपल होता है। हाँ, ये छुड़वाना क्यों चाह रही? तुम्हारा क्या लेंथी मैंने तो ऐसा नहीं था कि सब चीज मास्टर्स करके गई थी, बट ऐसा था कि हाँ अगर बेसिक क्वेश्चन आए किसी में से तो वो नहीं छूटने चाहिए। तो इस वजह से मैं पांचों को, ऐसा नहीं कि पांचों मास्टर्स थे, बट ऐसा भी नहीं था कि पांचों में से मतलब एक कोई ऐसा था जो बहुत ज्यादा वीक है जिसका बेसिक क्वेश्चन भी ना बने एग्जाम में। तो दोनों बच्चियां कह रही है कि आप पूरा छोड़ के नहीं जाना, एटलीस्ट बेसिक्स तो सारा के कवर होना चाहिए। उसके बाद आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए कितना टाइम आप दे सकते हो, आपकी पॉकेट में कितने आवर्स बचे हुए हैं, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो 120 डेज के आसपास बचे हुए।
और रोज एक एक दिन कम होगा और ऐसी एग्जाम आ जाएगी, तो वो आपको तय करना है कि कैसे करना है और क्या करना है। और राधिका मैथमेटिक्स में अच्छी थी, तो क्या था वो फॉर्मूले के एक अलग से कोई रजिस्टर बनाया था या हाँ। फिर कैसे क्या किया था? क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं बहुत सारा टाइम होता है तो सब कुछ करने में टाइम मिल जाता है, बट जब आपको आखिरी में रिवाइज करना है या फिर फुल लेंथ टेस्ट देना है, और वो टेस्ट का क्या एक्सपीरियंस था जो यहाँ पर टेस्ट होता सर सबसे पहले तो फॉर्मूले की कॉपी वो तो बहुत ज़रूरी होता है। मतलब एक बार आप बना लो तो अगर आपको कोई भी नया चैप्टर करना है तो बस आप वो फॉर्मूले देख लो, तो वो जल्दी आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम भी नहीं करता और आपको प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्प करता है। फिर टेस्ट सीरीज भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। मतलब आपको आपका इवैल्यूएशन पता चलता है कि कितना छूटा है, कितना करना है और कितना और आप दे सकते हो पढ़ाई को। तो टेस्ट सीरीज भी बहुत है। तो बनवाल टेस्ट में कई बार ऐसा होता है मार्क्स कई बार तो बहुत अच्छे आते हैं, एकदम खुश, कभी ऐसा डब्बा ही गोल, रो भी लेते हैं आ रहे हैं। तो मतलब क्या है वो टेस्ट का क्या है, सर टेस्ट तो उससे देना ही क्या चाहिए। सीख लेना है टेस्ट से? पहली बात तो देना है कि नहीं देना है? सर टेस्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देना ही है, और उससे पता भी चलता है कि हम कहाँ हैं, किस पोजीशन पर है, किस लेवल पर है। और टेस्ट अगर अच्छा गया तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं भी अच्छा जा रहा है तो कभी डिमोटिवेशन भी फील होता है, तो उस टाइम टीचर से ही बात कर लो, वही बताएंगे आपको और कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, क्या इंक्रीज करना है, कितने स्टडी आवर्स एंड ऑल, तो सब टीचर से गाइडेंस। तो मार्क्स कम आ रहे हैं तो रो लेना चाहिए ना, मतलब दिल के अंदर का थोड़ा जो दर्द है, जो तकलीफ है वो निकल जाती है बाहर, ताकि वापस से नया आने में आसान रहता है। सही है गलत? नहीं नहीं, रोना नहीं चाहिए, पर इवेल्युएट करना चाहिए कि हाँ अभी गलती हो गई है, अब आगे से फिर नहीं रोना पड़े, इसलिए फिर पढ़ लेना चाहिए रोने के बजाय। चलो, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन बड़ा जरूरी, हवा हाँ, में वो उड़ने के बजाय। इम्पोर्टेंट होता है। मतलब टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो इंट्रोस्पेक्ट कर लो थोड़ा सा, ये हाँ। मत देखो कि इसलिए कम आए कि मैं उस दिन एब्सेंट था, छुट्टी था। हाँ। जनरली ऐसा होता है कि टेस्ट में मार्क्स कम आए और सपोज टीचर ने पूछा या फिर घर वालों ने पूछ लिया कि मार्क्स कम क्यों आए, तो आप बताने लगे कि जब ये सब पढ़ाया था तब तो मैं 10 दिन छुट्टी हो गई थी, बीमार हो गया था, फला फला। तो वो सब देने के बजाय थोड़ा पढ़ लीजिए। मैथमेटिक्स से आगे चलते हैं, और सबसे मैथमेटिक्स के बाद सबसे बड़ा जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश। टोटल रेक्टाफिकेशन रहता है। आप ग्रामर 4 महीने पढ़ते हो, आते 10 क्वेश्चन, तो क्या करना है, कहाँ से स्ट्रेटजी? इतने इडियम्स पढ़ डाले, 1500 इडियम्स की एक लिस्ट बना डाली, एक ना आया। मैं क्या मतलब क्या गुजरी जब देखा कि इतने इडियम्स रट के गए और एक भी नहीं आया है, तो फिर क्या? हाँ सब बहुत लगा तो बहुत था, क्योंकि इडियम्स बहुत मेन फोकस रहा था इस वोकैब में। एंटोनिम्स सिनोनिम्स के बाद में इडियम्स थे, जो हम लोगों ने शीट मतलब कितनी 10 करीब सर ने शीट्स दे दी थी, और काफी सारे, बट उसमें से एक भी नहीं आया क्योंकि एकदम से पैटर्न चेंज हो गया। बट इतनी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई थी, क्योंकि मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी थी, तो इंग्लिश का पेपर हमेशा ही मुझे इजी लगता था, क्योंकि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग थी, तो इतना पैटर्न चेंज जो हुआ तो वो इतना इफेक्ट नहीं हुआ। वेरी गुड। अब ये बच्ची का है ना इंग्लिश मीडियम से स्कूल से भी, महक जनरली ऐसा होता है कि बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, उसको लगता है मेरी इंग्लिश तो अच्छी है, वो फोकस ही नहीं करता एनडीए आने तक, और फिर वोकेब तो वोकेब है ना, आपको Yes, कैसे sir. तो बनाना है। तो क्या प्लानिंग था, रिवीजन कैसे किया उसको, हाउ यू हैंडल दैट? तो एक्चुअल ग्रामर तो ऐसी थी कि ग्रामर तो सर के नोट्स से हो जाती थी, बट वोकैब ऐसी चीज है कि आप कितनी, वो इनफाइनाइट, आप कितनी रटोगे उसे। तो ऐसा था कि जितने न्यू वर्ड्स मिलते जाते थे, जितनी सर से शीट्स मिलती थी, वोकैब्स के नोट बनाना, रेगुलर में उन्हें यूज करना ताकि वो माइंड से निकले नहीं। तो वोकैब तो पूरी चाहो भी तो भी ऐसे समझ के नहीं पढ़ सकते, रट्टा मारना ही पड़ेगा, और वो है भी इतनी वास्ट वोकैब रहती है, तो उसमें यू कांट हेल्प, तो पढ़ना तो पड़ता ही है। तो तनिष्क, महक ने तो खूब रट्टा मार लिया, तुमने क्या किया? सर वो कैप के लिए तो आपने जो क्लासेस ली थी उसमें एक एक वर्ड आपने समझाया था, तो वो बहुत ही हेल्पफुल था। एक एक वर्ड को समझा, इमेजिन किया, शॉर्ट ट्रिक्स बना बना के याद किए थे। तो कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करते थे, तो वो एक कई बार तो ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपका 1 घंटा पूरा चले जा रहा है। तो क्या करना चाहिए? तो शुरुआत से नोट्स बना लो या लास्ट में लाइव में रिवाइज करो, क्या बेहतर हो सकता है आपके हिसाब से? तो शुरू से ही नोट्स बना के चलेंगे तो लास्ट में इतना ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा, तो वही हेल्पफुल रहेगा। और डबल एक्स स्पीड में देख लेंगे अगर वीडियो ज्यादा 2x लंबी लग रही है।
वीडियो ज्यादा लंबी चल रही है तो 2x। बच्चों के पास सब चीज का फंडा है। आर्या, इंग्लिश में जनरली जो एंटोनियम सिनोनिम्स है अब तो सेंटेंस के फॉर्मेट में आते हैं, क्या ट्रिक हो सकती है उसमें? सर वो उसको उसका आप मतलब निकाल लो सेंटेंस के रिस्पेक्ट में जैसा लिखा है, बराबर। और एलिमिनेशन आपने ही सिखाया था कि जो ऑप्शंस है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, कि क्योंकि आपको मीनिंग पता होते ही ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स के, ऑप्शंस में से कई सारे। उसमें से आप एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हो। और एंटोनिम सिनोनिम मतलब आप याद कर लिया, आपने एक बार पढ़ ली तो वो रजिस्टर रहते हैं कि हाँ ये पढ़ा था कहीं पर, तो वो मेरे से एक भी एनडीए गलत में नहीं तो है। एक बड़ा फायदा ये भी है कि क्वेश्चन भी सामने और आंसर भी सामने, आपको बस 4 ऑप्शंस में से सही आंसर को चूज करना है। हाँ, तो अगर कंटिन्यूएशन में रिवाइज करते रहे तो हो जाएगा। हो जाएगा। अब एक खतरनाक सब्जेक्ट पे आते हैं, दैट इज ज्योग्राफी। कुछ बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि सब मैप बेस्ड है और दुनियादारी से रिलेटेड। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये क्यों ही तो आ गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी के बिना एयरफोर्स के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल है। आप आर्मी के लिए क्वालिफाई हो सकते हो, 350 मार्क्स के आसपास आ सकते हैं, आर्मी क्वालिफाई हो सकता है। अगर आपको एयरफोर्स ऑप्ट करना है और उसके लिए क्वालिफाई भी करना है, डेफिनेटली आपको हायर मार्क्स लाना पड़ेंगे। तो ज्योग्राफी के लिए क्या अप्रोच थी, तो क्या वो एक था फंडा, क्योंकि इतने सारे टाइगर रिजर्व्स, इतनी सारी ज्योग्राफिकल लोकेशंस, क्या किया? सर वो जो होमवर्क में मिलता है ना उनसे, महेंद्र सर से, अक्षय सर से, कि ये याद करके ही आना है, तो वो करके ही आ जाते थे। और फिर लास्ट में उसकी उनकी महेंद्र सर की मैराथन हुई थी, तो वो 6 आवर्स 7 आवर्स की मैराथन उन्होंने 2 दिन में वर्ल्ड ज्योग्राफी, 2 दिन में इंडियन ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करवा दी थी। तो ज्योग्राफी बचा ही नहीं था कि पेपर में ना बने। तो ज्योग्राफी तो करके जाना ही चाहिए क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा होता है और मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है। तो आर्या ने होमवर्क भी किया तो रेगुलरिटी बनी रही और लास्ट में रिवीजन के लिए महेंद्र सर की मैराथन हुई। तनिष्क ने क्या किया? सर मैंने भी यही किया था, होमवर्क कर दे रहे थे कि कल ये याद करके आना ही आना है, और अगर नहीं याद करके आए तो पनिशमेंट मिलेगी। तो उस पनिश करते हैं महेंद्र? महेंद्र सर सर ने ऐसा अक्षय बोलते थे बट पनिशमेंट नहीं देते थे। वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें याद करना ही, हमारे ही बेनिफिट होने वाला है, तो याद करके ही आते थे। और मैराथन भी अटेंड करी थी। मैराथन में तनिष्क, महेंद्र सर की एक सबसे अच्छी खासियत, अच्छी बात? सर की अच्छी बात है सर, ये पोलाइट हम्बल है, सब अच्छे से समझा देते सब कुछ। और पढ़ के नहीं आता तो डांटते भी नहीं? सर ये तो फिर खुद में रिग्रेट होता है ना कि सर ने डांटा भी नहीं है। अच्छा, मतलब इस लायक भी नहीं समझा कि हमको डांटा जाता है। ये बड़ी, मतलब ये वाह, वेरी गुड। राधिका, ज्योग्राफी कैसे किया? हाउ यू डिड यू हैंडल? ज्योग्राफी सर ने, महेंद्र सर ने बहुत इजी कर दी थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे और एकदम डीप में। तो मतलब ऐसे भी डाउट भी नहीं रहता था। और बस वही था कि थोड़ा रिवर्स एंड माउंटेन हिल्स वो सब याद करने का, तो वो तो रेगुलरिटी बनी रहेगी तो फिर तो हो जाएगा वो भी। मैं पीवाईक्यू का सपोर्ट लिया ज्योग्राफी के लिए। यस ऑफ कोर्स यार, पीवाईक्यू तो सारे सब्जेक्ट्स के लगाए थे। ज्योग्राफी के सेपरेट पीवाईक्यूज की बुक भी खरीदी थी। और सर क्या थे, सर महेंद्र सर काफी डिटेल में पढ़ा देते थे, मतलब एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करते थे। तो एनडीए का तो हो ही जाता था, मतलब ऐसा है कि एनडीए तो उससे निकल ही जाएगा। और जो लास्ट की मैराथन का बोला, वो एक टाइप से रिवीजन हो गया था। मैं मतलब बच्चे तो ये शिकायत करते हैं कि महेंद्र सर ज्योग्राफी में इतना लिखवा देते हैं, इतना पढ़ा देते हैं कि मतलब क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कुछ समझ में नहीं आता। सही है, ये इल्जाम सही है? सर इल्जाम तो सही है, बट ऐसा नहीं है कि वो कहाँ, मतलब उनको सर पढ़ाते हैं ना, जितना वास्ट नॉलेज वो देते हैं। अब नॉलेज नेवर गेट्स वेस्ट। आप अगर उस इतना नॉलेज आप गेन भी कर रहे हो ना, तो एनडीए तो आपका निकलना पक्का ही है, उन जितना वो लिखवाते हैं उससे। तो जितना ज्योग्राफी यहाँ करा देते हाँ हैं वो सर, उसके बाहर जाता नहीं है सर, नहीं जाता है। मैं केमिस्ट्री, जो पीसीएम वाले बच्चे होते हैं उनके लिए केमिस्ट्री बच्चों सा सब्जेक्ट होता है क्योंकि 9-10 का केमिस्ट्री, फिर भी कई सारे बच्चे कम स्कोर कर पाते। केमिस्ट्री 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते, बच्चा कितने मार्क्स ला सकता है, कहाँ से ला सकता है? सर एक्चुअली पीसीएम सब्जेक्ट जिन्होंने लिया है उनके लिए तो ऐसा केमिस्ट्री इतना मुश्किल तो आता ही नहीं है कि वो छोड़ के जाएगा केमिस्ट्री को। वैसे भी 60 मार्क्स की ही आती है और उसका कोर्स भी इतना नहीं रहता है। 9-10, जैसा आपने बोला, 9-10 की केमिस्ट्री आती है। और अगर आपको ऐसे, तो कम से कम ऐसा है कि जो चैप्टर्स आपने 9-10 में पढ़ रखे हैं, आप एनसीईआरटी भी लगा लोगे ना, तो भी आपको वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। इतना मतलब इतने हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आते हैं केमिस्ट्री से। 1-2 क्वेश्चन बाहर जा सकता है, बट ज्यादा नहीं जाएगा। तो हमने थ्योरी पढ़ ली, हाँ सर। एमसीक्यूज कहाँ से ढूंढे?
सर एमसीक्यूज मैंने जैसे आप एकेडमी से प्रोवाइड कर दिए थे, पर ईयर के पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर दिए थे, और उसके बाद में बुक्स जो थी वो लगा ली थी, जैसे यहाँ के कोर्स की भी बुक मिली थी तो उससे लगा लिए थे, तो इनफ क्वेश्चंस हो गए थे केमिस्ट्री के वेटेज तो के हिसाब प्रैक्टिस से। के हिसाब से। हाँ सर। राधिका से बात करते हैं। राधिका, बायो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सुरेंद्र सर ने पढ़ाया होगा, शायद नहीं पढ़ाया। पढ़ाया सर। सुरेंद्र सर पढ़ा इतना गहराई में उतार देते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद बायो के स्टूडेंट होता तो ज्यादा अच्छा रहता। वो हर चीज, वो लीवर, वो आई, वो ईयर। बायो तो इंटरेस्टिंग तो है ही, और सर ने बहुत सारी ट्रिक्स भी बताई थी। मतलब जो कॉम्प्लेक्स एकदम नेम्स होते हैं बहुत सारे, तो वो याद करने की भी बहुत सारी ट्रिक्स थी। एंड पूरा फन स्टोरीज, एंड बहुत अच्छी क्लास रहती थी बायो की तो। और ज्यादा वास्ट सिलेबस है भी नहीं, बस कुछ ही टॉपिक्स है, तो बायो भी हो ही जाती है। जैसे केमिस्ट्री थी वैसे भी बायो हो जाती मतलब एनडीए के बच्चों के लिए बायो उतना मुश्किल रहता नहीं है। मनोहर, फिजिक्स का बड़ा रोल है। 100 के आसपास मार्क्स फिजिक्स से बच्चा गेन करता है। तो मैंने देखा है कि बच्चा जो है फिजिक्स को न्यूमेरिकल्स के नाम पे छोड़ देता, करता नहीं। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स तो एनडीए में आते भी नहीं। यस सर। मैं तनिष्क, क्या मतलब स्ट्रेटेजी थी फिजिक्स के लिए, कैसे आपने किया उसको? सर फिजिक्स में तो थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा क्वेश्चंस आता है एज कंपैरिजन टू न्यूमेरिकल्स, तो बेसिक्स ही पढ़ना रहता है फिजिक्स में, जितना बेसिक कर सकते हैं। पर 9, 10, 11, 12 एनसीईआरटी यूज कर तनिष्क, सकते हैं। 9, 10, 11, 12 बोल दिया तुमने, पता है तुमने क्या बोल दिया? मतलब पागल हो जाएगा देखने वाला। तो बोले आप बता क्या रहे हो, कुछ तो स्पेसिफिक बताओ, क्या, कहाँ से? सर 11 का ज़्यादा पोर्शन आता है, तो बराबर। 11 की एनसीईआरटी मतलब पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वैसी की वैसी लाइन एनडीए में आ सकती है। सेम लाइन एनसीईआरटी से उठकर, मतलब 11th के एनसीईआरटी फोकस है। और क्वेश्चंस कहाँ से लाए? बिना प्रैक्टिस के तो बच्चा जा नहीं सकता, तो कैसे प्रैक्टिस करे? सर क्वेश्चंस तो पाल सर ने 500 क्वेश्चंस की शीट दे दी थी सारे चैप्टर्स की, तो उसी को प्रैक्टिस करते थे डेली, और वही सॉल्व करके फिर बन गए थे क्वेश्चंस। तो मतलब आसान ही होता है। कोई तो कह रहा था कि पाल सर के कुछ क्वेश्चन एज इट इज भी वहां हमको देखने को मिले। अब बात करते हैं आर्या से करंट अफेयर्स के बारे में। अरे करंट अफेयर्स खूब पढ़ता है बच्चा, फिर भी 4-5 ही क्वेश्चन आए, पर जो आए वो बनना तो चाहिए कम से कम, क्योंकि हर एक मार्क जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है। करंट अफेयर्स के लिए क्या किया था? शिवानी मैडम की कोई मदद ली थी क्या? पूरी उनकी मदद ली थी। मतलब वो क्लासेस नहीं होती ऑनलाइन, तो करंट अफेयर्स तो मैं छोड़ के ही जा रही थी, और उन्होंने वो 800 एमसीक्यूज की शीट दी थी, उसमें से मतलब मैंने उसमें से 400 ही पढ़े थे आगे के, और सारे क्वेश्चंस उसमें से ही आए। 4 to 5 क्वेश्चंस उस वाली शीट में से थे। तो वो क्लासेस बहुत हेल्पफुल थी, मतलब वर्ल्ड अफेयर्स और जियोपॉलिटिक्स सारी चीजें उसमें कवर्ड रहती थी, और एमसीक्यू बेस्ड क्लास थी वो। शीट, हाँ, शीट और मैम की क्लास मैम भी। की क्लास, मतलब वो कर लेने से फायदा होता है। हाँ, पर अभी मैं चारों से पूछ रहा हूँ कि ऑफलाइन भी बच्चा आ रहा है, ऑनलाइन भी करेगा। 5 घंटे तो ऑफलाइन में बैठा है और 3-4 घंटे ऑनलाइन में भी चला गया। क्या सही है? इसको मेंटेन कैसे करना? आप लोगों ने कैसे मेंटेन किया? क्योंकि किया तो है, बेनिफिट फायदा तो दोनों से ही लिया है, तभी जाकर के सब इस रेस में हम जीते हैं। तो मैनेज कैसे करना? सर ऑफलाइन तो क्लासेस करनी है कंटिन्यू डेली, और ऑनलाइन में जहाँ हम वीक है उस वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारी अटेंड सारे क्लासेस करो। वेरी गुड। और दूसरा? और दूसरा है कि अगर टाइम कम है तो वही 2x स्पीड में देख लो, कभी बाद में टाइम मिले, जरूरी नहीं लाइव ही अटेंड करना है। जरूरी नहीं लाइव ही अटेंड करें, 2x स्पीड में भी आराम से देख सकते हैं। अब मुझे चारों बस इतना बता दो कि जो टेस्ट होते हैं, पहली बात तो है कि टेस्ट के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज जब होती है तो पहले शेड्यूल सामने आ जाता है। 1 by 1 स्टार्ट करेंगे। राधिका से स्टार्ट करेंगे। टेस्ट में तो कभी भी ऐसे बिना प्रिपेयर्ड तो हो जाना ही नहीं चाहिए। मतलब जितना बेस्ट दे सकते हो अपना एंड तक उतना दो। और टेस्ट सीरीज तो ऐसे रहते हैं कि मैथ्स और मतलब जितना दोगे ना उतना आप और आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, और आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो टेस्ट सीरीज तो बहुत इम्पोर्टेंट। मैथ्स से इसी टेस्ट सीरीज से सवाल दो। मैं कई बार टेस्ट बच्चा घर पे भी लगा सकता है, घर पे भी लगाते हैं सारे बच्चे तमाम। तो घर पे जो टेस्ट हम लगाते हैं मॉक टेस्ट, और एकेडमी में जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है? सर घर पे जो टेस्ट लगाते हैं वो हम घर के कंफर्ट्स में बैठ के लगाते हैं, और इतना वहाँ पे जो सराउंडिंग्स का फर्क पड़ता है। अब जैसे एकेडमी में बैठ के लगाएंगे सब बच्चों के साथ में, तो वो थोड़ा इन्वायरमेंट देता है कि हाँ हम लोग एक्चुअल एग्जाम में बैठे हैं या एक्चुअल टेस्ट में बैठे हैं।
तो उसका फर्क आ जाता है कि हाँ हमको थोड़ी हैबिचुअल हो जाते हैं उस स्ट्रेस से, उस प्रेशर से जो उस दिन एग्जाम वाले दिन होने वाला है। एग्जाम। यस सर। तो अरे इतने सारे टेस्ट दिए, जिसका महक ने बताया कि हैबिचुअल, एग्जाम वाले दिन कैसा लग रहा? वो वैसे ही लग रहा था कि कोई टेस्ट ही चल रहा है एकेडमी में, और क्योंकि एकेडमी वाले भी सारे टेस्ट एकदम सीरियस दिए थे तो वहाँ पे भी फिर अच्छा ही गया था एग्जाम। और मतलब टेस्ट के बाद भी रियलाइज नहीं होता है कि कितने मार्क्स आएंगे, क्या आएगा, तो तुरंत चेक कर लेते हैं। बस वही डिफरेंस था कि वो एग्जाम वाला पेपर चेक नहीं करा, बाकी तो सब सेम ही था। एकेडमी में टेस्ट दिए, सब चेक भी हो गए, सब- मार्क्स भी पता चल गए। हाँ, एनडीए का पेपर देकर के आगे उसको चेक नहीं किया। चेक नहीं किया। क्यों नहीं किया? आत्मविश्वास नहीं था? नहीं, आत्मविश्वास तो नहीं था सर, कॉन्फिडेंस नहीं था? कॉन्फिडेंस नहीं था सर, कॉन्फिडेंस मतलब था कि हो जाएगा, देख लेंगे जैसा भी होगा, मतलब रेडी थे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है फेस करने के लिए, तो ऐसा। आखिरी सवाल तनिष्क से। तनिष्क, कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम होता है, वो एग्जाम वाली रात जो है उसको आप कैसे कयामत की रात होती है, फिर कैसे हैंडल किया वो जो रात है पूरी, कल एग्जाम देना है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो आधा घंटा जो एग्जाम में घुसने के पहले वाला टाइम है, दूसरा मैथमेटिक्स और जीएटी के बीच वाला जो टाइम है। सर एक रात पहले तो बहुत ज्यादा लग रहा था स्ट्रेस, तो पेरेंट्स से बात करी थी, मम्मी पापा ने बोला इतने डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा देख लेंगे, और इतनी प्रिपरेशन करिए तो अच्छा ही होना है सब कुछ। और ज्यादा हुआ तो थोड़ा बहुत फोन चला लिया, रीडिंग कर ली। और एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह लग रहा था, बट फिर सेंटर जाने के बाद फ्रेंड्स थे सब साथ में ही, तो इतना ज्यादा नहीं लगा। और गैप में तो फिर गैप कब चला गया पता ही नहीं चला, ब्रेक बीच में, क्योंकि लंच और ये सब और फ्रेंड्स के साथ थे तो इतना नहीं लगा। जब पहला पेपर सुधर जाता है तो सेकंड में ऑटोमेटिकली थोड़ा सा एक रिलैक्स भी रहता है। दूसरा वो प्रेशर, कई बार ऐसा होता है ना, प्रेशर झेलते झेलते आपके अंदर रेसिस्टेंस आ जाता है। आपने टेस्ट ही इसने दे दिए कि जो टेस्ट का प्रेशर होता है, प्रेशर जो है माइंड अब उसको हैबिट सी हो गई, आदत सी हो गई। लास्ट में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उन एस्पिरेंट्स को जो अभी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जिनको एनडीए 124 निकालना है? महक, प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए। रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो जो प्रेशर आता है, नर्वसनेस आती है, जो एग्जाम की टेंशन होती है, उससे अपनी परफॉर्मेंस हिंडर होती है। तो रेदर देन फोकसिंग ऑन रिजल्ट ज्यादा बेटर होगा कि अपनी प्रिपरेशन और अपना बेस्ट आउटकम कैसे दिया जाए एग्जाम में, उस पर फोकस करना चाहिए। मतलब महक कह रही है कि प्रिपरेशन में फोकस करो, अंजाम की चिंता मत करो, अगर मंजिल की परवाह करोगे तो रास्ते बुरा मान। राधिका, जो भी कर रहे हो बी ट्रू टू योरसेल्फ। मतलब जब से भी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, ऐसा नहीं कि लेट हो गए अब नहीं कर सकते। स्ट्रैटेजीज बनाओ कि कहाँ कहाँ आपका स्ट्रांग है, कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो, बस यही फोकस रखोगे तो हो जाएगा। राधिका, इतनी स्पिरिचुअल बातें कहाँ से सीखी हो? इस उम्र में बच्चा इतना स्पिरिचुअल, मतलब कैसे? मतलब ऐसे कि बी ट्रू टू योरसेल्फ, मतलब बड़ी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सर बुक्स पढ़ने से। बुक्स पढ़ती है राधिका? गुड। हाँ आर्या, लास्ट मैसेज क्या है बच्चों? क्या मतलब? वो मतलब ऐसा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, अभी नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होता। सर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है और प्रिपरेशन करना है, बस। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, प्रिपरेशन करना है, डू योर बेस्ट एंड होप फॉर आल्सो द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। Yes, तो इतनी मेहनत करें, वर्स्ट क्यों हो? तो ये थे हमारे चारों प्यारे बच्चे जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एनडीए क्लियर किया, एंड होप आप सबकी दुआओं से ये बहुत जल्द एसएसबी देने जा रहे हैं और रिकमेंडेशन भी हासिल करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा इन बच्चों के ऊपर। चलो बच्चों, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।